ठीक है, आई रिपीट, मैंने एक एपी की वर्कशीट बनाई है जिसमें मैंने लास्ट 10 इयर्स के बोर्ड के पेपर्स देखे हैं। उसमें जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी से उठाए गए थे वो मैंने नहीं डाले हैं कि एनसीईआरटी तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने उसमें वो क्वेश्चंस डाले हैं जिसमें एपी के थोड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज हुए जो हमने आज तक नहीं किए। ठीक है, वो वर्कशीट जो है उसमें 2 केस स्टडीज भी है, वो मैंने ग्रुप पे शेयर कर दी है। वो मैंने इसलिए ग्रुप पे शेयर की है कि वो आपके लिए डॉक्यूमेंट है जो आपको सेव करके रखना है। आज के बाद मैं जितने भी वर्कशीट्स भेजूंगी उसको आपने सेव करके रखना है। ठीक है, क्योंकि वो जो है अगर आप एनसीईआरटी कर लोगे और जो मैं वर्कशीट सब बना रही हूँ वो कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट। मतलब यू विल रियलाइज कि आफ्टर डूइंग दोज वर्कशीट्स इफ यू विल अटेम्प्ट एनी एक्स्ट्रा बुक, एनी सैम्पल पेपर, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट्स अब उसमें कवर करने जा रही हूँ। ठीक है, अभी के लिए क्योंकि काफी लोगों के पास फोन नहीं है तो मैं जो है क्वेश्चन जो है यहीं पे मेंशन कर देती हूँ। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। एक सेकेंड। एक सेकेंड। This is the question number 1. If nth term of an AP is 6n plus 2, find the common difference. ये है, ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में है। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में होने के बावजूद इसलिए डाला है क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत बार आया हो। So this is one of the very very important question. Can anyone tell me how to solve this question? You know how to solve it? Can I try? nth term of an AP is 6n plus 2. यहां मैंने लिखा हुआ सामने nth term of an AP is 6n plus 2, मतलब an की वैल्यू आपको दे रखी है 6n plus 2. You need to find the common difference. Yes, who will try? Ma'am, can I? Yes, Isha, tell me. Ma'am, over here you can put the value of n, say 1, then write 6 plus 2 equals to... Exactly. And then So continued by we are going to put n as 1. So our A1 will be 6 into 1 plus 2, which is 8. We are going to put n as 2. And then our A2 will be 12 plus 2, which is 14. क्वेश्चन में ना ऑलरेडी दे रखा है कि एपी बना रहा है, तो हमें 4-5 टर्म्स निकाल के डी सबका निकाल के ये दिखाना नहीं है कि वो इक्वल। ठीक है, इसमें हमें प्रूफ नहीं करना ये एपी है, इसमें ऑलरेडी दे रखा है ये एपी में है, आपको बस डी निकालना है। तो जब आपको 2 टर्म्स पता चल गई तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे, 14 माइनस 8 6. सो योर वैल्यू ऑफ डी इज 6. अंडरस्टूड? अच्छा, ये जो है मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और इसके जो लिंक्स है, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिंक्स है, आई विल बी शेयरिंग विद यू इन द ग्रुप सो दैट व्हेनेवर यू विल रिवाइज द वर्कशीट अगेन, और अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे रह गया है तो यू कैन, या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन रेफर टू दैट लिंक। ठीक है, ऑल राइट, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। हाँ, अभी हम इजी से डिफिकल्ट में मूव करेंगे। ऐसे कर, सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 10th term from the end of the AP। तो आपको AP दे रखा है, A इसमें आपका 8 है, D हो जाएगा 10 माइनस 8 विच इज 2। नहीं, मैं सही कर रही हूं? नहीं, हमें 10th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। जब भी आपको टर्म फ्रॉम द एंड निकालना होता है आपको AP उल्टा कर देना है। 126, उसके बाद यू विल हैव 12 10 एंड 8। an जो होता है दैट इज द nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अगर हमें nth टर्म फ्रॉम द एंड बोला है तो हम AP को उल्टा करके A10 निकाल लेंगे। तो अब आपका A क्या हो जाएगा 126, आपका D क्या होगा 126 के बाद वाली टर्म तो हमें पता नहीं है, हम क्या करेंगे कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स उठा लेंगे। तो 10 माइनस 12
-2 is your D. And now you need to find out the 10th term, which is A plus 9D. 126 plus 9 into -2. 126 minus 18. 108. So 10th term from the end is 108. समझ आ गया? Question number 3. For what value of P, 2P minus 1, 7 and 3P are 3 consecutive terms of an AP. ये अभी मैंने आप लोगों को बताया नहीं. मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ. ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ. वो ये, अगर ए मैं बता चुकी हूँ, इफ ए बी सी आर इन एपी, तो क्या होता है? डी सेम होता है. तो यू कैन से बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी. आप बी को उधर ले जाओगे तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी. ये एक ऐसा रिजल्ट है जो आपको याद करना है. तो रिजल्ट ये है कि अगर 3 टर्म्स एपी में हैं, then directly use the result that twice of the middle term is the sum of the other two. ये रिजल्ट आप लोग अपनी बुक में लिख लो. शायद मैंने आप लोगों को लिखवाया. So twice of the middle term is sum of the other two. तो यहाँ पे आपकी जो 3 और ये आपको शो नहीं करना, ये मैंने आपको डेरिवेशन सिखाई है. जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपको ये शो नहीं करना, बस बैक ऑफ द माइंड आपको ये रिजल्ट याद रखना है दैट व्हेन 3 टर्म्स आर इन एपी, twice of the middle term is sum of the other two. So A, B, C are in AP. So we can say 3 terms are 2P minus 1, 7 and 3P. So twice of the middle term, 2 into 7 is the sum of the other 2 terms. So 14 is equal to 5P minus 1. 5P is 15 and the value of P is 3. This is your answer. ठीक है? अब क्वेश्चन 4 पे मूव करते हैं. अब क्वेश्चन 4 जो है वो भी बोर्ड्स में आया हुआ है और मैं कॉन्सेप्ट आपको करा चुकी हूं. मैं ये इसलिए डाला है मैंने ताकि आप लोग एक बार दोबारा से अच्छे से इसको समझ लो. हाँ. So this is your question number 4. If 4 by 5, A and 2 are 3 consecutive terms of an AP, find A. So 4 by 5, A and 2. These are the 3 consecutive terms of an AP. इसका मतलब क्या हुआ तुषार? क्या करेंगे अब इस क्वेश्चन में? 2 times A is equal to 4 upon 5 plus 2. 2 times A is equal to 4 by 5 plus 2. LCM लेंगे 5, 4 plus 10. 2A is equal to 14 by 5. A की वैल्यू आ गई 7 by 5. हाँ, डेसिमल्स में यू कैन राइट योर आंसर एज 1.4. अंडरस्टूड एवरीवन? नाउ लेट्स मूव टू, अभी देखना धीरे धीरे लेवल जो है वो बढ़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. ये सारे जो मैंने अभी आपको बताया ये सारे 1 मार्कर. अब हम थोड़े पढ़ते हैं. Now let's move to question number 5. Yes प्रांशु बोलिए. अभी नहीं, इसके बाद. The sum of first 6 terms of an AP is 42. तो तारिणी हमें फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या चीज गिवन है? S6. S6 is 42. A6 नहीं, S6. Sum of first 6 terms of an AP is 42. Ratio of its 10th term to 30th term is 1:3. तो स्पर्श हमें क्या गिवन है अब इसमें? A10 is to A30 is 1:3.
किसी को ये तो नहीं लगा कि S10 अपॉन S30 है ये? किसी को लगाओ तो मुझे बता दो, मैं क्लियर कर दूंगी क्यों नहीं है। जहां पे मैंने आपको बोला था ये अथ 10th, find 10th term means you need to find A10. Find 10 terms. या find how many, these things will be there in 10. जब 10 है तो मतलब S10, और जब 10th है मतलब A10. अभी एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे. हाँ, someone was raising her hand. Yes. हाँ, अब तो आपको सॉल्व करना है बस. पहले आप S6 को सॉल्व करो. S6 की जगह क्या आएगा? S6 की जगह आएगा 6/2 2a प्लस 5d इज 42. 2 और 6 कटा 3 को उधर भेज देना. 2a प्लस 5d इज 42/3 विच इज 14. तो 2a प्लस 5d की वैल्यू आ गई 14 और ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन. अब अनुषा आप क्या करेंगे? मैम वो an वाला फॉर्मूला 10th टर्म और 30th पे यस, लगाएंगे. A10 पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 9d, और A30 पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 29d, एंड दिस इज इक्वल टू 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाइड, you will get another equation in terms of a and d. Then you have to use either substitution or elimination to find the values of a and d. एक बार आ गया तो उसके बाद जो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द फर्स्ट एंड द 13th टर्म, वो निकल जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, 3 को इधर भेज दो. 3 into a plus 9d is a plus 29d. So 3a plus 27d is a plus 29d. 3a minus a is 29d minus 27d. तो 2a की वैल्यू आ गई 2d. इट मीन्स a इज इक्वल टू d. इसको सेकेंड इक्वेशन ले लेना. यहाँ पे एलिमिनेशन लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आप सब्सटीट्यूशन कर दो. सीधा सीधा सब्सटीट्यूशन कर दो, a और d की वैल्यूज सेम आ जाएगी. सॉल्व करो इसको. d और a की वैल्यू 2 आ रही है. लेट मी चेक. आपके पास इक्वेशन आई थी 2a प्लस 5d इक्वल टू 14. इसमें आपने a इक्वल टू d डाल दिया तो 2a प्लस 5a इज 14, 7a इज 14. a की वैल्यू आ गई 2, आपका d भी आ गया 2. क्वेश्चन में बोला था कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो 2 आ गई. उसके बाद इन्होंने बोला था कैलकुलेट द 13th टर्म ऑफ दिस एपी. तो 13th टर्म के लिए मतलब आपको a 13 निकालना है विच इज a प्लस 12d. 2 प्लस 12 into 2, 2 plus 24, and your answer is 26. समझ आ गया क्वेश्चन? ठीक है, ये कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 लिख के देती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि एपी हो चाहे ना हो, हमें सपोज कुछ नंबर ऑफ टर्म्स दिए और हमने मिडिल टर्म निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड है या इवन है. लेट n be the total number of terms. अब अगर n ऑड है तो क्या होगा? n ऑड है तो एक रियल लाइफ सिचुएशन देखो. n ऑड है, 5 टर्म्स लेके देखो. आपने कोई भी रैंडम 5 टर्म्स ले ली, ये 5 टर्म्स है, आपको दिख रहा है मिडिल टर्म 4. आपको याद है जब मैं स्टैट्स में आपको कराती हूँ कि ऑड है तो एक मिडिल टर्म है, इवन है तो 2 आएंगी, किसी भी एक को ये चूज कर लेना. याद है स्टैट्स में मैंने कराया था. तो जब भी आपकी टोटल टर्म्स ऑड होंगी, आपकी हमेशा एक मिड वैल्यू आएगी. अब वो मिड वैल्यू आप कैसे निकालोगे? देखो n तो ऑड है, इसका मतलब n को तो आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते. तो आप क्या करना, आप n में 1 ऐड कर देना. जब आप n में 1 ऐड करोगे तो वो इवन नंबर बन जाएगा. फिर आप उसको 2 से डिवाइड करना. ये जो वैल्यू आएगी, ये वाली टर्म आपकी मिडिल टर्म होगी. मैं आपको यही वाला एग्जांपल दिखा दूं. यहाँ पे आपका n 5 है, n ऑड है, तो अब ऑड नंबर तो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो आप 5 में 1 ऐड करोगे
तो 6 आ गया। 6 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो थर्ड, मतलब आपकी थर्ड टर्म A3 आपकी मिडिल टर्म। ठीक है, सपोज n आपके पास 17 है, तो आप क्या करोगे, 17 में 1 ऐड करोगे, 18 आया, 18 को 2 से डिवाइड करोगे, इसका मतलब जो 9th टर्म है वो आपकी मिडिल टर्म। सो राइट इट डाउन इन योर बुक, हाउ टू फाइंड आउट मिडिल टर्म, हाउ टू फाइंड मिडिल टर्म। तो बेसिकली बस नंबर पता होना चाहिए, अगर ये 7 है, 8 है, 9 है, वो तो आपको आते ही कैलकुलेट करना, बट कौन सा वो n है। तो केस 1 आप लिखोगे, केस 1 इज if n is odd, if n is odd then n plus 1 by 2 is the middle term, right? अब हम केस 2 पे आते हैं। केस 2 ये कहता है कि अगर n इवन होगा तो क्या करेंगे, if n is even। अब देखो इवन की मैं सिचुएशन आपको दिखाती हूँ, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इसमें 6 टर्म्स है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 3 टर्म्स, यहाँ पे 3 टर्म्स, तो बीच की तो कोई टर्म है नहीं, इसका मतलब ये जो बीच की 2 टर्म्स हैं ये दोनों ही इसकी मिडिल टर्म्स हैं। तो जब भी आपके नंबर ऑफ टर्म्स इवन आएंगे इसका मतलब 2 मिडिल टर्म्स ही आंसर, ये दोनों टर्म्स आपकी आंसर। तो अब आप इसको निकालोगे कैसे? यस, अब इसको निकालोगे कैसे? अब आपको ये पता है कि n इवन है, इवन नंबर तो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो आप एक तो n/2 निकाल लोगे। ठीक है, और क्या करना, जो आपका n/2 आया है उसमें एक और ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 6 टर्म्स है, तो आपने 6 को 2 से डिवाइड किया तो थर्ड, मतलब थर्ड, ये 3 आपका आंसर नहीं है, 3 इज नॉट योर आंसर, थर्ड टर्म इज योर आंसर, A3 और A4। जो आपका आंसर आया उसको 2 से डिवाइड करके वो ले लो और उसकी अगली टर्म ले लो, दीज 2 आर योर मिडिल टर्म्स। किस किस को समझ नहीं आया? आगे सबको समझ? एक और एग्जांपल दो। तो आपको क्या करना है, अगर n इवन है आपको उसको 2 से डिवाइड करना है, जो नंबर आया, सपोज n 16 है, 16 को 2 से डिवाइड किया, 8 आया, 8th टर्म और 9th टर्म ये दोनों आपकी मिडिल टर्म है, राइट? सो अब आप ये लिखो केस 2 में, केस 2 में लिखो if n is even, if n is even, AP will have 2 middle terms, AP will have 2 middle terms। और अब आप लिख दो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल if n is equal to 20, ये 2 से डिवाइड होता है, तो 20 को आपने 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, 10, तो आप बोलोगे 10th and 11th term are your middle terms, so you can say A10 and A11, these two terms are your middle terms, understood? अब कॉन्सेप्ट क्लियर है मिडिल टर्म का। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, find the middle value, find the value of the middle term of the AP -6, -2, 2 up to so on 50। आपको इस AP की मिडिल टर्म निकालनी, ठीक है? अब यहाँ पे आपको A पता है, प्रांशु व्हाट इज A इन दिस क्वेश्चन? -6। तारिणी व्हाट इज D इन दिस केस? 4. 4। N अभी हमें नहीं पता, बट हमें AN पता है 58 है, नहीं, N is not 58, AN is 58, 58 टर्म्स नहीं बोली आपको, लास्ट टर्म 58 है, आप बोलोगे AN is 58, इट मीन्स A plus N minus 1 into D is 58। इसको सॉल्व करके आप N निकालो, वो जो N आएगा वो ऑड है या इवन है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करके अपनी मिडिल टर्म्स निकाल लोगे। क्विकली सॉल्व इट एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N। 17 आया है वन ऑफ द स्टूडेंट, एनीवन हु हैज गॉट द आंसर? तुषार, you have got your answer as 17, Sanvi Yes. has got the answer as 14, Tarini what is your answer? मैम n + 1 17. करके 18 आ रहा है, बट 17। वैसे 17। Let me check, 17 -6 plus n minus 1 into 4
is 58. So minus 6 plus 4n minus 4 is 58. 4n minus 10 is 58. 4n की वैल्यू आ गई 16. n की वैल्यू आ गई 68/4 which is 17. तो आपका n आएगा 17. अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ. रिमेंबर दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन. दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन. आपको एक एपी दिया था, उसकी मिडिल टर्म निकालनी है. लास्ट में जो नंबर दिया होता है, अगर तो ये बोला होता 58, आगे लिखा होता टर्म्स, इसका मतलब n 58 था. बट अगर टर्म्स नहीं लिखा, इसका मतलब योर लास्ट टर्म इज 58 एंड देन यू फाइंड आउट n. तो आपका n आया है 17. अब ये क्या है? ऑड. अब मैंने आपको ऑड में क्या बोला है, उसमें 1 ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 18/2 9. अभी भी 9 आपका आंसर नहीं है. 9th टर्म इज द मिडिल टर्म. 9th term is the middle term of the AP. मतलब आपको A9 निकालना है, which is A plus 8D minus 6 plus 8 into 4. 32 minus 6 and your answer is 26. So the middle term of this AP is 26. समझ आ गया क्वेश्चन सबको? इंटरेस्टिंग लग रही है? जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अब हर चैप्टर्स के करेंगे ना, आप देखना द कॉन्फिडेंस दैट यू विल गेन इन योर मैथ्स. बट यू हैव टू बी रेगुलर इन योर स्टडीज. आपको कंटिन्यूसली, जैसे मैंने एक बार ये वर्कशीट करा दिया आपको, ये वर्कशीट आपको कम से कम 4 बार और खुद से करनी है बिना मेरे कहे. यू विल रियलाइज कि सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर होंगे. और जरूरी नहीं है जो इतनी एपी 13-14 क्वेश्चंस की यही खत्म है, हम और भी करेंगे. हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द इजी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड वी विल इंक्रीज आवर लेवल, एंड दिस वी आर गोइंग टू डू फॉर ऑल द चैप्टर्स. राइट? ओके, नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द मिडिल टर्म. मिडिल टर्म निकालनी है आपको. ऑब्वियसली आपसे ये नहीं पूछा है कि विच टर्म इज द मिडिल टर्म. अगर पूछा होता विच टर्म इज द मिडिल टर्म, तो जो n की जो आती, सपोज 9 आता, तो 9th टर्म इज द मिडिल टर्म. फाइंड द मिडिल टर्म मींस आपको मिडिल टर्म निकालनी है. आपको एपी दे रखा है 6, 13, 20 अप टू सो ऑन 216, और अब आपको इसकी मिडिल टर्म निकालनी है. an आपका 216 है, तो आपका a आ गया 6, आपका d क्या है? d है 7, और आप an को यूज करोगे 216. an पे फॉर्मूला लगाओ, a plus n minus 1 into d is 216. Find out n and quickly give me the answer. n is 16. n is 31. 6 plus 7n minus 7 is 216. 7n minus 1 is 216. 7n is 217. तो n की वैल्यू आ गई 31. अब 31 क्या है आपका? ऑड. तो आप 31 में 1 ऐड करोगे, डिवाइड बाय 2, 32/2 16. इसका मतलब A16 is the middle term of this AP. A plus 15D. A plus 15D की वैल्यू बताओ क्या आई है? 6 plus 15 into 7. 6 plus 105. And your final answer is 111. तो अब आपको समझ आ गया, आपको कभी भी एपी की मिडिल टर्म निकालने को बोले, दिस इज द प्रोसीजर. हमने जो दोनों क्वेश्चंस किए हैं उसमें ऑड आया था, राइट? अगर इवन आ जाए एन की वैल्यू, देन डू रिमेंबर यू विल हैव 2 मिडिल वैल्यूज. इवन है तो वो 2 से डिवाइड होता है, डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 2, राइट? क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो. पता नहीं, देखते कौन आगे निकलता है. तुम्हारा बैच है, उसका बैच, इनका सबसे एंड में सिलेबस खत्म होता है. राइट द mth टर्म ऑफ दिस. देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को. क्या ये लिखा है कि राइट द mth टर्म ऑफ दिस एपी? नहीं. तो एपी हमें है कि नहीं है ये हमें पता नहीं है, तो इसमें हमें पहले प्रूफ करना है कि एपी है, फिर हम am का फॉर्मूला लगा देते हैं.
यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? 1/k। सेकेंड टर्म क्या है? 1+k/k। और थर्ड टर्म क्या है? 1+2k/k। मैंने आपको सिखाया था कि जब आपको ये प्रूव करना है कि एपी है कि नहीं, आप डी निकाल लो। तो पहले आप डी निकालोगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से, तो ये आ जाएगा 1+k/k माइनस 1/k। के लिया एलसीएम, 1+k-1, ये कट गया, ये कट गया, ये आ गया 1। अब हम फिर से डी निकालेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म से, तो 1+2k/k माइनस 1+k/k। ध्यान रखना जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है वो दोनों के साइंस चेंज करता है। ये माइनस, दीज टू expressions have been separated by minus, so it will change the sign. So 1+2k minus 1 minus k upon k, ये कट गया। 2k minus k होता है k upon k 1, दोनों में d सेम आ गया। So you will say that this is an AP. Since d is same, therefore it is an AP. अब मैंने आप लोगों को क्या बोला था? वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बाय चांस इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 मार्क, बाय चांस, तो हमें पता है बाय डिफॉल्ट ये एपी का ही क्वेश्चन है, क्यों फिर हमें बैठ के प्रूव करना? देन नो नीड टू प्रूव दैट दिस इज एपी, देन यू डायरेक्टली राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ एम। हाँ, बस पहली और दूसरी टर्म को सब्ट्रैक्ट करके डी निकालो और अपना एम निकाल लो। तो एक क्वेश्चन को मैं आपको बार बार क्या कहती हूँ, क्या कहती हूँ मैं आपको बार बार, एक क्वेश्चन को कितनी रिस्पेक्ट देनी है वो उसके मार्क्स पर डिपेंड करता है। अगर 1 मार्कर है 3 लाइन में खत्म, अगर 4 मार्कर है और चाहे वो आपको 2 लाइन का प्रूफ पता है, आप उसको भर दो 6 लाइन में 7 लाइन में, राइट? दिखना चाहिए। मार्क्स के वेट पे डिपेंड करता है कि आपके स्टेप्स कितने होने चाहिए। 1 मार्कर में आपको 2-2 पेजेस नहीं भरने साइना, राइट? कोई मैम खुश होके 1 की जगह 2 नंबर नहीं देगी। 1 मार्क को 1 मार्क जितना ही टाइम देना है, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना उसको। चलो डी आ गया सबका, ऑल राइट। तो अब हम निकालते हैं mth टर्म, अब आप लोग खुद निकालो। देखो, ये पहली बात तो आपके आंसर में n नहीं आएगा, आपको mth टर्म बोला है तो आपके आंसर में m आना चाहिए। आपके आंसर में कुछ m आएगा और कुछ k आएगा, क्योंकि हमें m के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि m की वैल्यू क्या है, या कोई तरीका भी नहीं है जिससे m निकल जाए। तो आप a m का फॉर्मूला लगाओगे। a m इज गिवन बाय द फॉर्मूला a प्लस m माइनस 1 इंटू d। a की जगह आप लिखोगे 1/k m माइनस 1, और d की जगह आप क्या लिखोगे 1। तो बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई मैंने जो किया है वो ठीक किया है, जो मर्जी आंसर आए कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे। 1 लिया एलसीएम, मतलब डिवाइड बाय 1 लिखा, k लिया एलसीएम, तो ये आ जाएगा 1 प्लस k इंटू m माइनस 1, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? आगे बढ़े हम। Question number 9. This is a very important question from the board's point of view. Very important question. नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले ना मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। ये जो मैं आपको चीज बता रही हूँ ये आप अपनी बुक में लिख लीजिए। वो ये पहली कंडीशन, अगर आपको ये गिवन हो कि 3 टर्म्स है एपी में है और उनका आपको सम गिवन हो, तो आपको वो 3 टर्म्स क्या लेनी है। इफ it is given that 3 terms are in AP, if it is given that 3 terms are in AP and their sum is given, उनका सम गिवन है आपको,
take those terms as a minus d, a and a plus d. रीजन बहुत सिंपल है, हमें क्वेश्चन में बोला गया 3 टर्म्स है जो एपी में है, उसका मतलब उनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, वो सेम नंबर से एडेड या सब्ट्रैक्टेड हो रहे होंगे, और हमें उन तीनों नंबर्स का सम गिवन होगा। तो हमने 3 नंबर्स इस हिसाब से खुद चूज करने हैं ताकि जब हम उनको ऐड करें तो डी कैंसिल आउट हो जाए और हमारी एक ही वैल्यू आ जाए। अब आपको, अगर आपने 3 टर्म्स ये ले ली, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, आपको सम गिवन होगा, जब आप ऐड करोगे तो आपका माइनस डी और प्लस डी तो कट जाएगा, आपके a की वैल्यू आ जाएगी, और जब आपके a की वैल्यू आ जाएगी फिर आपको एक और कुछ कंडीशन गिवन होगी जिससे आपका डी भी आ जाएगा और आपका एपी फॉर्म हो जाएगा। समझ आया? अब ध्यान से देखो इन तीनों टर्म्स को, इन तीनों टर्म्स का पहला टर्म है a माइनस डी, और इन तीनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या है? डी। आप a माइनस डी में डी ऐड कर रहे हो तो a आ रहा है, और a में डी ऐड कर रहे हो तो a प्लस डी आ रहा है। ये सबको समझ आ गया क्यों लिया ये? और रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि सम गिवन है, सम गिवन है इसका मतलब मुझे तीनों को ऐड करना है। मैंने अपनी टर्म्स को ऐसे डिजाइन कर दिया कि मेरा डी कैंसिल हो जाए। अगर मैं सपोज ये ले लेती a प्लस डी और a प्लस 2b, सपोज मैं ये ले लेती, इसमें भी मेरा कॉमन डिफरेंस डी ही है, बट इसमें मेरी कैलकुलेशन लंबी हो जाती। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको ऐड करती तो मेरा 3a प्लस 3d आ जाता, मेरा कोई गायब नहीं हुआ, एक इक्वेशन फिर मैं फंस जाती। और जब मैंने ये तीनों टर्म्स को ये लिया, आई विल रियलाइज मेरे a की वैल्यू आ गई, एक सरदर्दी तो खत्म हुई a की वैल्यू निकल के, फिर d की वैल्यू कुछ ना कुछ दे रखा होगा जिससे निकल आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड्स में आया है ये क्वेश्चन। 3 terms of an AP are given and their sum is also given. अब आप मुझे ये बताओ, ये तो 1 या 2 मार्कर है, अब मैं आती हूँ 4 मार्कर पे। आपको ये बोला होगा कि 4 टर्म्स एपी में है और उनका सम गिवन है। अब थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और ये सोचो कि वो 4 टर्म्स को आप क्या ले सकते हो कि जब आप उनको ऐड करो तो उनके डी कैंसल आउट हो जाए। फर्स्ट पॉइंट सबने लिख लिया, सेकेंड पॉइंट लिखोगे आप लोग, if it is given that 4 terms are in AP and their sum is given. देखो अगर ये बोले 4 टर्म्स एपी में है तो कोई बात नहीं, हम अज्यूम कर सकते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। बट अगर उनका सम गिवन है, मुझे चारों टर्म्स ऐसे डिजाइन करनी है कि चारों एपी में भी हो और उनके डी कैंसिल हो जाए। एनीवन हु वांट्स टू गिव इट अ ट्राई? एनीवन? साइना इज सेइंग कि हम a माइनस डी ले लेते हैं, a ले लेते हैं, a प्लस डी ले लेते हैं और a प्लस 2d लेते हैं। तो आई वांट टू आस्क फ्रॉम दक्ष कि अगर मैंने ये 4 टर्म्स ली, क्या मेरा डी कैंसिल आउट होगा? अगर मैं ऐड करूंगी तो माइनस डी और प्लस डी तो कट जाएगा, मेरा 2d फिर रह जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों करना, ले लेते ऐसे। आप इतने बुरे फंसोगे ना, इतने बुरे कि आप फिर क्विट कर दोगे कि भैया हाथ जोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं। वो चीज हमें नहीं करनी, हमने क्वेश्चन शुरू किया, हमने खत्म करके उसको आगे बढ़ना है। अब बताओ एनीवन, कुछ तो बैठे हुए हैं यहाँ पे जिनको मैं करा चुकी हूँ ये, तो जिनको मैं करा चुकी हूँ वही जवाब दे दें। तुषार, आपको तो करा चुकी हूँ। मेरे हिसाब से a माइनस 2d, a माइनस d, a और a प्लस d। a minus 2d, a minus d, a and a plus d. This is what Tushar is saying. अब अगर इसमें कॉमन डिफरेंस d है, बट अगर मैं इसको ऐड करूं, क्या मेरा d गायब हो रहा है? नहीं। तो एपी में तो है ये, बट मेरा d गायब नहीं। एनीवन? कोई गूगल नहीं करेगा? हाँ जी तारिणी, आप बताइए। मैम मेरे को मतलब ऐसे ढंग से याद नहीं है, बट कुछ ऐसे 3D से रिलेटेड था, a माइनस अब मैं 3d। आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। आप पहली टर्म लो a माइनस 3d। अब आप कहोगे मैम हम dd का गैप लेंगे तो नहीं होगा, तो जरूरी थोड़ी ना गैप d का लेना, गैप आप 2d का ले लो।
अब आप a माइनस 3d में अगर 2d ऐड करोगे तो क्या आएगा, a माइनस डी। a माइनस डी में अगर आप 2d ऐड करोगे तो क्या आएगा, a प्लस डी। और a प्लस डी में अगर आप 2d ऐड करोगे तो क्या आएगा, a प्लस 3d। अब ये चारों टर्म्स एपी में है, क्यों, क्योंकि इनका जो गैप है वो सेम। इनका गैप कितना है, इनका गैप है 2d, तो चारों एपी में है। और जब मैं इनका सम करूंगी मेरे सारे डी गायब हो जाए। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है कि अगर 3 टर्म्स एपी में है, यू हैव टू टेक दोस टर्म्स एज a माइनस डी, a प्लस डी। इफ 4 टर्म्स आर इन एपी, यू हैव टू टेक दोस टर्म्स एज a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। समझ आया? 5 टर्म्स तक आते नहीं है नॉर्मली, 3 या 4, 2 तो आएंगे नहीं, 2 टर्म्स एपी में है वो तो आएंगे नहीं, नॉर्मली 3 या मैक्सिमम 4। दैट्स इट। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। या कभी कुछ ऐसा आ जाए तो ध्यान रखना, कुछ ऐसा डिजाइन करो कि आपके डी कैंसिल आउट हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये लिख लिया सबने, ठीक है। Now let's move to the next question. Question number 9. ऐसा क्वेश्चन हमने अभी तक एनसीईआरटी में देखा नहीं है। फाइंड 3 टर्म्स इन एपी whose sum is 15। 3 टर्म्स एपी में और सम दे रखा है, तो हम क्या लेंगे वो 3 टर्म्स, a minus d, a and a plus d। So we are going to write let 3 terms be a minus d, a and a plus d। अब इनका सम गिवन है, बड़े आराम से हमारे a की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर सम गिवन है, आप तीनों को ऐड करो और आप लिखोगे दिस इज इक्वल टू 15, आपका d कट जाएगा, 3a की वैल्यू आ जाएगी 15, तो आपका a क्या आ जाएगा 5। अब दूसरी कंडीशन से d निकाल लेंगे। whose product is 105, मतलब ये तीनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, इन तीनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो 105 है। अब आप a की जगह 5 डाल दो, 5 माइनस डी, 5 एंड 5 प्लस डी इज 105। अब आप क्या करो, ये जो आपको बीच में 5 दिख रहा है ना, ये उधर 105 के साथ भेज के उसको डिवाइड कर, और 5 माइनस डी बचेगा, 5 प्लस डी बचेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 105 अपॉन 5 विच इज 21। लेफ्ट हैंड साइड में आप a माइनस बी, a प्लस बी की प्रॉपर्टी लगा दोगे। सो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 21। 25 माइनस डी स्क्वायर इज 21। सॉल्व करो, 25 माइनस 21 इज डी स्क्वायर, डी स्क्वायर की वैल्यू आई 4, डी की वैल्यू क्या आएगी 2 नहीं आएगी, डी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2। और अब आपको इन्होंने बोला फाइंड द 3 टर्म्स, तो आप तीनों टर्म्स 2 केसेस लगा के निकालो। पहले आप लिखोगे केस 1 व्हेन d is 2, केस 2 व्हेन d is -2, और दोनों में a सेम रहेगा 5। फाइंड आउट द एपी। d is plus -2, तो अब आप लिखोगे केस 1। यस, मैम मेरा एक छोटा सा डाउट है। हाँ जी अ, पूछिए। ये पिछली मतलब जब आप वो चीज समझा रहे थे तो समझ में नहीं आया था कि आपने a माइनस, जब 4 टर्म्स वाला आपने सिखाया था उसमें आपने सिखाया a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, आपने 2 ही क्यों ऐड करा, आपने 1 क्यों नहीं ऐड करा? अभी मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो फिर समझाती हूँ। 3 वाला तो समझ आ गया ना, a माइनस डी, a एंड हाँ a प्लस डी। वो समझ में आ गया। हाँ, ये कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 टर्म्स का ही है, तो आई विल एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट अगेन। सो आप a की वैल्यू 5 लोगे, d की वैल्यू 2 लोगे। केस 1 में आपकी क्या टर्म्स थी, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो पहला क्या होगा, 5 माइनस 2 3, देन 5 एंड देन 7। नेक्स्ट केस क्या होगा, यहाँ पे आप लिख दोगे केस 1। नेक्स्ट केस क्या होगा, a की वैल्यू 5, d की वैल्यू -2, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो 5 माइनस -2 7, 5 एंड 3। यू विल रियलाइज आपका एपी सेम आएगा,
बट उल्टा पुल्टा आएगा। तो दोनों केसेस हो सकते हैं। समझ आ गया? ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो। क्या क्या फूड? हाँ हाँ, जब तक आप लोग ये सॉल्व कर रहे हो, मैं ईशा को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि 4 टर्म्स में हम वो क्यों लेंगे। देखो, इसमें आपको इन्होंने बोला है सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 32। यहाँ पे 4 टर्म्स दे रखे हैं और उनका सम दे रखा है। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको कुछ टर्म्स एपी में दिए और उनका सम गिवन है, आपको उन टर्म्स को ऐसे चूज करना है कि आपका डी कैंसिल आउट हो जाए। अब मुझे कईयों ने ऑप्शन दिए, मुझे एक ने ऑप्शन दिया ए माइनस डी ले लो, ए ले लो, ए प्लस डी ले लो, ए प्लस 2d ले लो, इसमें मैंने डी का गैप रखा। ये तो मेरा सम में डी कैंसिल आउट नहीं होगा। दूसरा किसी ने ऑप्शन दिया मैम ए माइनस 2d ले लो, फिर डी ऐड करेंगे, ए माइनस डी, फिर डी ऐड करेंगे ए, फिर डी ऐड करेंगे ए प्लस डी। बट इसमें भी अगर मैं चारों को ऐड करूंगी तो मेरा डी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो जरूरी थोड़ी ना है कि डी डी ही लेना है, आपका डिफरेंस सेम होना चाहिए, चाहे वो डी हो, चाहे वो 2d हो, चाहे वो 3d हो। डी इज एनी नंबर, राइट? तो मैंने क्या किया, मैंने एक टर्म ली ए माइनस 3d, फिर मैंने इसमें 2d ऐड कर दिया। बट आई हैव टू मेक श्योर कि अगर मैं पहले में 2d ऐड कर रही हूँ, मैं आगे की सारी टर्म्स में 2d ही ऐड करूंगी। मैम पर आपने 2D क्यों ऐड करा, लाइक मतलब आपने और कोई नंबर क्यों नहीं? मैंने 2d इसलिए ऐड किया क्योंकि जब मैं 2d ऐड कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि मेरे d सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अच्छा, मुझे उस दो दो सेंस में, पार्ट ठीक स्किप है, करने पड़ेंगे। ओके। क्योंकि इसके अलावा मैं जो ले रही थी उसमें मेरे d कैंसिल आउट नहीं हो रहे थे। ओके, गॉट इट मैम, थैंक यू। मेरे को दोनों चीजें सेटिस्फाई करानी है, पहला कि वो एपी बनना चाहिए, और दूसरा जब हम उसका सम करें हमारे डी कैंसिल आउट होने चाहिए। तो मैंने नोटिस किया कि अगर मैं डी डी का गैप ले रही हूँ, मैं कोई भी पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे डी कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो मैं 2d का गैप ले लेती हूँ। अगर मेरा 2d भी सक्सेसफुल नहीं होता तो मैं 3d का गैप लेके ट्राई कर लेती। थैंक यू मैम, समझ में आ ठीक है, गया। अब मैं इन चारों को ऐड करूंगी, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। तो अब मैंने जब इन चारों को ऐड किया तो मेरे ये कट गए, तो 4a की वैल्यू आ गई 32 और a की वैल्यू क्या आ गई 8। अब इन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट नेक्स्ट इन्होंने ये बोला है द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा a माइनस 3d, लास्ट टर्म क्या होगा a प्लस 3d। प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म टू द मतलब रेशो टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मिडिल टर्म्स। अब मिडिल टर्म्स क्या है, a minus d and a plus d. This product is 7/15. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप a नहीं निकाल रहे होते, आपने कोई इक्वेशन निकाल ली होती और यहाँ आप बहुत बुरी तरह फंस जाते। अब आप देखना कितने क्लियरली निकल के आ जाओगे, सीधा a की वैल्यू 8 डाल दो, सो 8 माइनस 3d, 8 प्लस 3d, नीचे क्या आएगा 8 माइनस d, 8 प्लस d, दोनों ऊपर और नीचे a माइनस बी, a प्लस बी की प्रॉपर्टी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 64 माइनस डी स्क्वायर इज 7/15। अब क्वेश्चन ये मैंने आप पे छोड़ दिया, सिंप्लीफाई करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डी क्विकली। तो कंफ्यूजन कहाँ था, यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों था, तो रेशो बता रखी है ना, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म 2, द प्रोडक्ट ऑफ द टू मिडिल टर्म इज 7:15।
अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 15 इंटू 64 माइनस 9d स्क्वायर इज 7 इंटू 64 माइनस d स्क्वायर। 960 माइनस 45 नहीं होता, 9 इंटू 15। तो तुमने 64 इंटू 5 निकाला, 960 कैसे निकाल लिया फिर? 135 d स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 7, 448 minus 7 d square. So 960 minus 448 is 135 d square minus 7 d square. निकालिए 960 minus 448, 512 and 135 minus 7, 128 d square. So d square की वैल्यू आ गई 512 अपॉन 128, 4, 128 इंटू 4 करोगे 512, ये आ गया 4, डी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2, और ए की वैल्यू आपकी क्या थी 8। अब कई लोग पता क्या करते हैं, ए 8 आया, डी 2 लिया, शुरू हो गए 8, 10, 12, 14, गलत। आपका एपी ए से नहीं शुरू हो रहा, आपका एपी शुरू हो रहा है ए माइनस 3d से, और आपका कॉमन डिफरेंस डी भी नहीं है, आपका कॉमन डिफरेंस 2d है। जब आपके ए और डी की वैल्यू आ जाए, मूव बैक टू व्हाट यू हैव टेकन द 4 टर्म्स ऑफ एपी एज and put the value of A and D in that. So now write down the 4 terms of AP. Yes, ma'am. है क्या मैम? मैम करे ना सॉल्व? नहीं, मैम बोल के मुझे ये नहीं समझ आता। मैम उसको कंप्लीट करो, मैम ये, मैम वो, कुछ तो बोलो मैम। या तो ये बोलना चाहते हो कि मैम रुक जाओ, वी वांट टू सॉल्व इट। एट, तो आपको 2 केसेस लेने पड़ेंगे। पहला केस व्हेन डी इज 2, केस 1, a is 8, d is 2, 8 minus 6, 8 minus 2, 8 plus 2, 8 plus 6, 2, 4, 2, 6, 10, 14, और पूरे इसमें कितने का डिफरेंस है? 4 4 का डिफरेंस। केस 2 लो, a is 8, d is minus 2, 8 minus minus 2, sorry, 8 minus 3 into minus 2. So 8 minus 3 into minus 2, 8 minus minus 2, 8 minus 2, 8 minus 3 into 8 plus 3 into minus 2. 8 plus 6, 14, 10, 6, 2. मैंने आपको कहा ही था कि ये और ये सेम ही आएंगे, बस उल्टा आएगा। तो बाई चांस कभी आपने ऐसा किया और आपके आंसर ऐसे नहीं आ रहे, डिफरेंट आ रहे हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट यू हैव डन, यू हैव टू चेक योर कैलकुलेशन। ये कॉन्सेप्ट अब समझ आ गया। 3 टर्म्स एपी में है, देन यू टेक द टर्म्स एज a minus d, a and a plus d. If the 4 terms are in AP, then take those 4 terms as a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. Next class. क्यों अच्छा नहीं लग रहा ये? तो अच्छी बात है ना, आप लोगों की टेस्ट की रिवीजन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में एक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसको मैं इरेज कर दूं? तो वो कहानी ये है कि आर्यन से रिलेटेड है। आर्यन सोच रहा होगा मेरे से रिलेटेड है। आर्यन साइना और सानवी से रिलेटेड है। जब आप लोगों की सिस्टर्स
10th में थी, बहुत अच्छी तैयारी थी बोर्ड्स की, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे सामने आया जब मैं उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रही थी, ये क्वेश्चन मेरे सामने आया, मैंने उनको कहा कर लो। इतना में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, छोड़ो ना। वैसे तो मैं कभी छुड़वाती नहीं हूँ, मैंने कहा चलो, ये क्लास 11th का क्वेश्चन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्लास 11th में चैप्टर 9 है, एक्सरसाइज 9.2 सीक्वेंस एंड सीरीज, ये उसका क्वेश्चन है। मैंने किसी स्कूल की असाइनमेंट में देखा 10th के, और मैंने उनको कहा ये क्वेश्चन कर लो। कहते नहीं मैम मुश्किल है, छोड़ो। मैंने कहा चलो वैसे भी 11th का, चलो छोड़ देते हैं। उस साल ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आ गया, और आपके जो सिस्टर के किसी के 98 आए थे तो किसी के 99 आए थे, जिसके कटे यहाँ कटे, ये क्वेश्चन उनको ले गया। और ये मेरी आंखों के सामने गुजरा था क्वेश्चन, और मैंने उनको कहा था कि ये कर लो, तो 1-2 नंबर उन लोगों के कटे, वो सिर्फ इस क्वेश्चन की वजह से कट गए। इसीलिए मैं जब भी बोलूं ना ये क्वेश्चन कर लो, कभी ये मत कहना मैम छोड़ दो, मैं वो पछताना नहीं चाहती हूँ, मैं आपको हर तरह के क्वेश्चंस करा दूंगी, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। mth term of an AP is 1 by n, nth term of an AP is 1 by m, find the sum of m nth term। दिखने में तो ऐसे लग रहा है कि पूरा सर घूम चुका है, राइट, बट हम एपी का नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। mth का मतलब, mth टर्म का मतलब am, तो mth टर्म आपको क्या दे रखी है, 1/n। nth टर्म का मतलब an आपको क्या दे रखा है, 1/m। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट डू वी नीड टू फाइंड, सम मीन्स s, सम ऑफ mnth टर्म मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, smn। We need to find out the sum means s of mnth term। जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि 5th टर्म इज दिस, सेकेंड टर्म इज दिस, और आपको mn मतलब 5 into 2 10th टर्म का सम निकालना, ये mn का मतलब m into n। तो नंबर्स में होता है तो इतनी कंफ्यूजन नहीं होती, ये mn में आ गया तो कंफ्यूजन है क्या ये। ऐसे दे रखा है आपको, शायद A7 दे रखा है, A2 दे रखा है, और आपको 7 into 2 S14 निकालने को बोला। इतना कोई मुश्किल तो नहीं है। पहले क्वेश्चन समझ आ गया क्या है, पहले तो क्वेश्चन समझ आना चाहिए, सॉल्यूशन तो बाद में समझ आए, ठीक है। तो अब ए एम पे आते हैं। ए एम का क्या फॉर्मूला है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज 1 बाय n। ए एन का क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 1 बाय m। और आपको उस कहानी से रिलेटेड एक और बात बताती हूँ। अगले साल मैंने कहा कि मैंने ये गलती रिपीट नहीं करनी जो मैं इस साल भी सोच रही हूँ। अगले साल मैंने क्या किया, मैंने उनको 11th की पूरी 9.2 करा दी। मैंने कहा ये कर जाओ भैया, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। और हुआ यही, उससे फिर से एक क्वेश्चन आ गया। आज तक, आज से 3-4 साल पहले से अभी तक जो मुश्किल क्वेश्चन आ रहा है वो एपी का आ रहा है। एपी एक ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों को 100 में से 95 तक पहुंचा रहा है, वो 100 नहीं अचीव करने देगा। हो सकता है इस साल ट्रेंड चेंज हो, वी कांट से। लास्ट ईयर सर्कल्स आया, लास्ट ईयर सर्कल्स का एक क्वेश्चन ट्रिकी आ गया था एक सेट में, तो वो, तो भाई इसलिए हमें तो सब कुछ करना है, हमें इजी से लेके मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस तक करने हैं। हमें वो 4-5 मार्क्स की वजह से अपने 100 का टारगेट नहीं हटाना। तो चाहे आपका मन हो चाहे आपका मन ना हो, मैं तो करूंगी, ठीक है, मैं आपके नहीं सुनने वाली। चलो, नहीं, नॉट इन द मिड ऑफ द क्वेश्चन, प्लीज लेट मी कंप्लीट दिस क्वेश्चन। देखो अब आपका टारगेट क्या होता है, एपी में आपका क्या टारगेट होता है, ए और डी निकालना, राइट। अब मेरे पास 2 आ गई है इक्वेशन। अगर सपोज ये एमएन ना होते, नंबर्स होते, तो आप क्या करते थे, फिर एलिमिनेशन लगाते थे कि नहीं। 2 इक्वेशंस में एलिमिनेशन लगा के आप ए और डी निकाल देते थे, तो अब इसमें क्यों घबराना, लगा दो एलिमिनेशन। अब तुम्हारी सिस्टर ने क्या किया था, उसने बिल्कुल सही किया था, वो शी कुड हैव गॉट द आंसर, शी अप्लाइड सब्स्टिट्यूशन, एंड व्हेन शी अप्लाइड सब्स्टिट्यूशन शी गॉट स्टक बिकॉज देयर वर लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन। एलिमिनेशन लगाते हैं, आपको क्लियरली दिख रहा है, ऐसे तो कैंसिल आउट हो जाना है,
तो अब जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो a माइनस a तो कट गया। अब नीचे वाले साइंस चेंज होंगे, n क्या हो जाएगा -n, और -1 क्या हो जाएगा +1। d को बाहर ही रखेंगे, मल्टीप्लाइड है क्योंकि वो, और यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएगा। तो अब ये बताओ क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर, एक m आएगा, एक -1 आएगा, एक -n आएगा, और एक +1 आएगा इंटू डी इक्वल टू 1/n - 1/m, 1 से 1 कट जाए। अब ब्रैकेट में अब क्या आएगा, m - n इंटू डी, और राइट हैंड साइड में जो आया वो आप एलसीएम लोगे। 1/n - 1/m का एलसीएम क्या होगा, mn एलसीएम लोगे, और ये आ जाएगा m - n। m - n को उस साइड भेजोगे, ये कट गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 1/mn, ये आ गया। और ये क्वेश्चन युवराज के इसमें पेपर जो हुआ था अभी लास्ट, जिसमें भी आया था, ये आया था 4 मार्क। अरे कर पाए थे वो तो, देखिए जो अभी आप लोगों को क्या करना है, मैंने जितना कराया है अभी उतना करो। पहले am लिखो, am लिखो, am को खोलो, an को खोलो, एलिमिनेशन लगाओ। अगर आप लोग 25 लोग हो, अगर 25 में से 10 लोगों को भी ये क्वेश्चन समझ आ गया तो मेरा काम हो गया। जरूरी नहीं है सब ये करें, कोई गिव अप करेंगे, कोई सिर खुजलाएंगे। मेरा टारगेट है आपको क्वेश्चंस कराना। उसको अब आपको ये, अब मैंने एक बार करा दिया, मैं बार बार तो नहीं कराऊंगी ना, अब आपको खुद रिवाइज करना है उसको। इसलिए मैं कह रही हूँ जब फ्री बैठे हो तो चलो क्या करें, चलो मैम की वर्कशीट उठा के सॉल्व कर लेते हैं। मैं जितने भी चैप्टर्स की वर्कशीट कर खोलूंगी, वो जो आपको भेजूंगी, वो एक तरह से मेरी बहुत रिसर्च वर्क है जो मैं आपको भेज रही हूँ। तो आपको उसको उतना ही अप्रिशिएट करना है, जितनी मेहनत मैं उस पर कर रही हूँ उतनी मेहनत आपको उन वर्कशीट्स पे करनी है। समझ आया। और इस पूरे प्रोसेस में एक चीज आपको नहीं छोड़नी, वो चीज क्या है, एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि वो आपको 70% तक लेके जाएगी, 30% आपको मैं पूरे करा दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन करो। कर लिया तुमने युवराज, करो जल्दी जाओ। यू कैन टेल मी लेटर ऑन प्रांशु, ठीक है। अब डी की वैल्यू आ गई 1/mn। अब हम कोई भी एक इक्वेशन उठाएंगे, उसमें डी की वैल्यू डालेंगे और ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने a प्लस m - 1 इंटू डी उठाया, ये इक्वल टू 1/n था, और यहाँ पे ये जो d आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप वैल्यू डाल दोगे 1/mn। तो a प्लस m - 1 इंटू 1/mn इक्वल टू 1/n। सो a प्लस m - 1 अपॉन mn इज 1/n। अब ये जो m - 1 अपॉन n है, विल शिफ्ट इट टू राइट हैंड साइड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये आ जाएगा 1/n माइनस, इसको ब्रैकेट में डाल देना y, क्योंकि जब ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा ये दोनों के साइंस चेंज करेगा। एलसीएम क्या आएगा हमारा, mn, mn आएगा बस। उधर तो n ऑलरेडी है, उधर भी n ऑलरेडी है, तो बस m ही तो मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैंने mn एलसीएम दिया तो मेरी फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर में क्या आएगा, ओनली m ना, क्योंकि n तो ऑलरेडी नीचे है, माइनस इसमें तो mn है ही नीचे। अब माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो m माइनस m प्लस 1 अपॉन mn, ये तो मैजिक हो गया, आपके a की वैल्यू भी सेम ही आ गई 1/mn। तो वो यहाँ पे यहीं तक पहुंचे थे वो लोग, मैम छोड़ो ना मैम, इतना मुश्किल नहीं आएगा। बट हम किसी भी क्वेश्चन को ये नहीं बोलेंगे कि मुश्किल है, अगर वो मेरे थ्रू आ रहा है इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है, ये समझ लेना। कभी भी ये मत बोलना कि मैम ये क्वेश्चन छोड़, ये नहीं आएगा।
क्योंकि मैंने अगर कोई क्वेश्चन डाला है तो कहीं ना कहीं तो देखा होगा वो क्वेश्चन आया हुआ। यस, ये माइनस को अंदर लेके गए तो m, यहां कहां से पूछ रहे हो, यहां से, यहां से, चलो यहां से दोबारा करा देती हूँ मैं, ये स्टेप शुरू से करा देती हूँ, ठीक है। समझ आना चाहिए आपको, आप जितनी बार बोलोगे मैं उतनी बार रिपीट करा दूँ। आपके d की वैल्यू 1/mn आ गई, ये तो आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। तो अब हम शुरू से करते हैं। आपके d की वैल्यू आई 1/mn। अब आपकी एक इक्वेशन थी a + m-1 इंटू डी इज 1/mn। अब आप d की जगह वैल्यू डालोगे, सॉरी 1/n, 1/n थी, d की जगह वैल्यू डाली 1/mn। तो a की वैल्यू क्या आई, 1/n माइनस m-1/mn। अब आपको एक दूसरा सिंप्लीफाई थोड़ा तरीका बताती हूँ। ये नीचे mn है, इसके नीचे भी mn बना दो। अब इसके नीचे mn बनाने के लिए क्या करोगे, इसको m से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाले को भी m से मल्टीप्लाई करोगे। अब ये क्लियर है, क्योंकि वेरिएबल्स में ना थोड़ा एलसीएम लेने में शायद कंफ्यूजन होता है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। उधर mn है तो इधर भी मैंने mn बना दिया। तो जब मुझे इधर mn बनाना है, मुझे सिर्फ m से ही मल्टीप्लाई करना है दोनों को, क्योंकि n तो ऑलरेडी नीचे है। अब मैं एलसीएम ले लूं mn। अब क्लियर है, आपके ना फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि ये चीज समझ नहीं आई। पहले आप लोगों को लग रहा था mn² एलसीएम होगा, नहीं। अगर आप 2 और 16 लेते हो तो या तो 32 में ले लो एलसीएम या 16 ले लो। लॉजिकली 16 होता है एलसीएम, क्योंकि 16 के टेबल में 2 भी आता है, सॉरी 2 के टेबल में 16 भी आता है। तो अब आपने जब एलसीएम लिया mn, ये आएगा m, और जब माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा -m+1, m से m कट गया तो ये आ जाएगा 1/mn। तो आपके a की वैल्यू भी 1/mn आ गई और आपके d की वैल्यू भी 1/mn आ गई, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यू नीड टू फाइंड SMN। मतलब अनरियलिस्टिक बातें कैसी होती है मैम, वीडियो डाल दी आपने, अभी तो बन रही है, डालोगे कैसे भाई, मतलब क्वेश्चन भी कैसे पूछते हो तुम लोग। तो अब हम SMN निकालते हैं। SMN का क्या फॉर्मूला होगा, mn/2 2a प्लस mn-1 इंटू डी, राइट। ये क्वेश्चन आप लोगों को 2 बार करना है होमवर्क में। रिकॉर्डिंग में भेज दूंगी, एक बार और देख के कर लेना और एक बार बिना देखे करना। तो 2a की जगह क्या आएगा 1/mn प्लस mn-1, d की जगह भी 1/mn। अब जो, सॉरी mn-1, अब एलसीएम तो क्लियर है, दोनों का mn ही है, तो mn आ गया आपका एलसीएम, ये आ जाएगा 2 प्लस mn-1, mn से mn कट गया और 2 और -1 1 आ गया, तो ये आ गया mn + 1/2। दिस इज द सम ऑफ mnth टर्म, mn + 1/2। उस टाइम, आगे एक और स्टोरी सुनाती हूँ, उस टाइम डीएवी एक स्कूल था जिसकी वर्कशीट में क्वेश्चंस दे रखे थे, और जो मेरे डीएवी के स्टूडेंट्स थे वो करके गए थे, उन्होंने मेरे से स्पेशली करवाया था, और वन ऑफ द स्टूडेंट गॉट 100 फ्रॉम डीएवी। सो दिस क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन इसलिए मेरे को अभी तक इसकी कहानी याद है, ठीक है। तो क्वेश्चंस जहां से मिले, जैसे मर्जी मिले, उसको करो। अगर वो आपके आंखों से गुजरे, मतलब कहीं ना कहीं से तो वो आए हैं। सो नेवर लीव अ क्वेश्चन। हाँ, अगर आउट ऑफ सिलेबस इन दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट नेवर लीव अ क्वेश्चन। नो, दिस इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस। इसमें आपने नहीं, इसमें आपने एपी के कॉन्सेप्ट से तो यूज किए हैं।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। वैसे तो अभी 3 क्वेश्चंस और थे, बट कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हाफ एन आवर में, एंड देन विल स्टार्ट विद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम।